हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज रामसर साइट्स ऑफ लद्दाख के बारे में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। अगर आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे आता है तो उसमें ये इंक्लूड है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लेक्स में भी आता है, जियोग्राफी के टॉपिक्स में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो आप इसको छोड़ने का रिस्क मत लीजिए और इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द रामसर साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, टोटल कितने वेटलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे 3651 बिग एंड स्मॉल वेटलैंड्स पाए जाते हैं इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एज वेल एज इन लद्दाख। 3651 वेटलैंड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसमें से 5 वेटलैंड्स को अंडर रामसर कन्वेंशन रामसर वेटलैंड करार दिया गया है, जिसमें से 3 वेटलैंड्स आ जाते हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। कहाँ पे आ जाते हैं? जम्मू कश्मीर की यूटी में 3 वेटलैंड्स आ जाते हैं और लद्दाख की यूटी में 2 वेटलैंड्स आ जाते हैं। लद्दाख की यूटी में 2 वेटलैंड्स आ जाते हैं और जम्मू कश्मीर की यूटी में 3 वेटलैंड्स आ जाते हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी तो उस टाइम 4 वेटलैंड्स टोटल थे। और आपको बताना चाहूँगा रिसेंटली लद्दाख की एक वेटलैंड है, लद्दाख का एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट करार दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसको याद रखिएगा। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी तो उस टाइम 4 थे और अब कितने रह गए हैं? जम्मू कश्मीर में 3 रह गए हैं और लद्दाख में 2 है। तो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में सुरिनसर एंड मानसर इन जम्मू रीजन और होकरसर एंड वोलूर इन कश्मीर रीजन। होकरसर और वोलूर इन कश्मीर रीजन और सुरिनसर मानसर कहाँ पे है? जम्मू में है। और लद्दाख में 2 वेटलैंड्स है, सुमोरीरी एंड सुकार लेक। ये 2 वेटलैंड्स लद्दाख में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक खास इन्फॉर्मेशन ये है कि श्रीनगर में जो वेटलैंड्स पाए जाते हैं उनका जो एरिया था 1911 में देखा गया है वो 13,425.90 हेक्टेयर्स था। लेकिन जब 2004 में इसको देखा गया है कि कितना रह गया है, देखा गया है कि वो 6,407.14 हेक्टेयर्स ही रह गया है। तो इस तरह से 7,018 हेक्टेयर्स का लॉस हो गया है 95 सालों में इन वेटलैंड्स को। इसी तरह से जो पूरे जम्मू कश्मीर में 3651 बड़े या छोटे वेटलैंड्स है उनको भी नुकसान हुआ है, उनको भी डिग्रेडेशन हुई है। उन पे भी चाहे कंस्ट्रक्शन की गई या चाहे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी की गई, प्लांटेशन की गई, तो इस तरह से ये जो वेटलैंड्स है इनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है डिग्रेड होने का, इनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है एक्सटिंक्ट होने का। तो इसीलिए इनको अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन दी जाती है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान की एक सिटी जिसका नाम रामसर है, ईरान की एक सिटी है, कहाँ पे है? ईरान की एक सिटी। आजकल ईरान को अलग थलग थोड़ा सा रखा गया है, लेकिन 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड्स पे। तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वेटलैंड्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, ग्लोब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माहौल को ठीक रखने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट है और उसको प्रोटेक्शन देते हैं डिफरेंट चीज़ों से। तो इस तरह से ये जो वेटलैंड्स है इनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए अंडर वेरियस लॉज, अंडर वेरियस कन्वेंशन इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे रामसर में कन्वेंशन हुआ वेटलैंड्स के लिए। तो अब क्या करते हैं कि जिस भी वेटलैंड को लगता है कि नहायत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोडाइवर्सिटी, फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस, तो उसको क्या करते हैं कि अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन देती है रेस्पेक्टिव कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो गवर्नमेंट है अंडर रामसर कन्वेंशन वो लाती है डिफरेंट वेटलैंड्स को। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज भी ऐसा ही करते हैं। जो भी लगता है, जिन भी मुल्कों को लगता है कि कोई वेटलैंड ऐसा है कि इसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडर रामसर कन्वेंशन उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इनका क्या काम है? ये जो वेटलैंड्स है इनका क्या काम है? ये जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उसको एब्जॉर्ब करने का रोल प्ले करते हैं। इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को आपको पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तो उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो हीट सन से यहाँ पे आ जाती है, ज़मीन के अंदर आ जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो जब हीट बाहर नहीं निकल पाती है, जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है और बाकी जो यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं तो उन पे क्या असर पड़ जाता है? वो मेल्टिंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है? मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो इससे क्या है कि समंदर का पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जो लो लाइंग एरियाज है समंदर के बिल्कुल पास में वाक़ा है तो उनको डूबने का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स ऐसी कंट्री है तो उसको डूबने का खतरा है, या बहुत सारे आइलैंड नेशंस ऐसे हैं या आइलैंड्स ऐसे हैं जो डूब गए हैं।
नज़र नहीं आते हैं। कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जो सालों बाद डूब जाने का खतरा है, 1 साल बाद 2 साल बाद तो डूबते रहते हैं बहुत सारे आइलैंड्स। कुछ आइलैंड्स अनइनहेबिटेड हैं, कुछ आइलैंड्स जिन पे आबादी भी हुआ करती थी वो तो रोज़ बरोज़ डूब ही जाते हैं, जहाँ पानी के अंदर ही चले जाते हैं। और इन जो वेटलैंड्स का एक और काम है वो है रिड्यूस फ्लड्स। ये रिड्यूस फ्लड करते हैं, फ्लड को रिड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो इसमें पानी कम रहता है, लेकिन एक दरिया में पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर दरिया में पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो दरिया का कनेक्शन इसी वेटलैंड के साथ होता है। अक्सर बार देखा गया है, फॉर एग्जांपल कश्मीर में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल वुलूर लेक का कनेक्शन झेलम के साथ है, तो झेलम में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वुलूर में चला जाता है। ये सिंक की मतलब शक्ल इख्तियार कर लेता है, एज ए सिंक एक्ट कर लेता है। जब दरिया में पानी ज़्यादा आ जाता है, जब बारिश से पानी ज़्यादा आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो एक्सेस पानी हो जाता है वो इन्हीं वेटलैंड्स में चला जाता है, जिसकी वजह से है क्या है कि फ्लड्स का थ्रेट जो आबादी पे मंडरा रहा है वो कम हो जाता है। इस तरह से फ्लड्स को बचाने में ये प्रिवेंट करते हैं। और इसका एक और काम क्या है, रिड्यूस ड्रॉट्स। क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है, इन वेटलैंड्स में पानी पाया जाता है, अक्सर देखा गया है कि इनमें पानी जमा रहता है। तो इस तरह से अगर किसी भी जगह पे जो आसपास के खेत खलियान है तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, तो इसी से पूरी हो जाती है। इसी वेटलैंड से वो पानी हासिल कर लेते हैं जो आसपास के इलाके हैं। तो अगर ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर आसपास के जो खेत खलियान हैं तो उनको क्या हो जाएगा, वो भी तो कल्टिवेशन के काबिल नहीं रह जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये ड्रॉट खुश्क साली से भी बचाते हैं। और क्या किससे बचाते हैं, स्टॉर्म सर्जिस, तो तूफान जो ज़्यादा आ जाते हैं तो उनसे भी बचाते हैं ये जो वेटलैंड्स है। जो तूफान जब आ जाता है समुद्र में, समुद्र का पानी जब अंदर चला जाता है, तो या अगर ये लेक्स प्रेजेंट है, अगर ये वेटलैंड्स प्रेजेंट है, तो आबादी को नुकसान नहीं हो जाएगा, सीधा इसी में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल चिल्का लेक इन उड़ीसा नज़दीक है समुद्र के, तो वहाँ पे चला जा सकता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा समुद्र में लहरें आ जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, जो पानी है, एक्सेस पानी है, उसी वेटलैंड में चला जाता है। तो इनको बचाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इनको बचाने के लिए पहले इनको रिस्टोर किया जाए, जैसे ये थे वैसे ही रहने दीजिए इनको, है ना। इनमें अगर कोई प्लांट नहीं लगा था तो मत लगा लीजिए, वहाँ पे नज़दीक में कोई प्लांट मत लगा लीजिए। अगर इसमें कोई सिलिट वगैरह, कोई मिट्टी जमा हो गई है, कोई रेत जमा हो गई है, तो इसको ड्रेजिंग की जाए, है ना। तो इसका जो पानी है उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसका जो पानी है उसको वहीं का वहीं रहने दिया जाए, है ना। और इसमें जो क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इसके नज़दीक नहीं होनी चाहिए। इसका जो एरिया होता है, अक्सर देखा गया है कि इसमें कभी फॉर एग्जांपल बारिश के मौसम में इसमें पूरा पानी आ जाता है, और जब खुश्क साली होती है, बहुत 3 महीनों तक कोई बारिश नहीं होती है, तो ये ड्राई हो जाती है और इसके आसपास का इलाका ड्राई हो जाता है। लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसके बैंक्स पे शुरू कर देते हैं। तो उनको लगता है कि अब खुश्क हो गया है ये जो वेटलैंड है, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को अगर अलाउ नहीं किया जाए तो ये जो वेटलैंड्स है इनको बचाया जा सकता है। और क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, डो नॉट डिग्रेड। तो इनको डिग्रेडेशन की ओर मत धकेल दीजिए, इनको बचाने का पूरा प्रयास कर दीजिए। यानी इसमें कोई भी किसी भी किस्म का मतलब कूड़ा करकट ना डालें, चाहे वो म्यूनसिपलिटी वेस्ट हो, चाहे वो कोई घर वाले फेंकते हैं, तो अगर किसी के नज़दीक है तो इसको इन चीज़ों से बचाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो वेटलैंड्स है वो बच सकते हैं डिग्रेडेशन से। अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था वो वुलूर लेक को करार दिया गया। इसको अंडर रामसर कन्वेंशन, यानी वुलूर लेक को रामसर साइट सबसे पहले करार दिया गया। कब करार दिया गया, 23 मार्च 1990 को। इसका जो एरिया था 18,900 हेक्टेयर्स का एरिया था वुलूर लेक का। वुलूर लेक कहाँ पे पाई जाती है, ये कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है मेनली। और ये एशिया एज वेल एज इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये कैसे बन गई है, डू टू दी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ज़मीन के अंदर हो गई, तो जिससे पहाड़ों के बीच में एक गहरी खाई बन गई, एक वादी बन गई, एक डिप्रेशन बन गया, तो जिसमें बारिश का पानी आ गया या झेलम का पानी आ गया, तो ये पानी से भर गया, जिसकी वजह से एक लेक बन गई। तो उसी लेक को हम वुलूर लेक कहते हैं। ये मतलब बहुत पहले हुआ है, ये तो मतलब रिसेंट पास्ट की बात नहीं है, बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कहते हैं कि ऐसा हुआ है। तो इसका जो मेन सोर्स है वाटर का वो कौन सा है, वो है झेलम रिवर से इसमें पानी आ जाता है। और इस लेक का जो साइज़ है वो 30 to 60 किलोमीटर्स तक पहुंच जाता है। जब इसमें पानी कम हो जाता है तो अराउंड 50 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया रह जाता है, एरिया में पानी रहता है। लेकिन जब बारिश वगैरह होती है, रेनी सीज़न होता है, तो इसका एरिया बढ़ जाता है। लेकिन देखा गया है कि इसका एरिया जो है वो 45% रिड्यूस हुआ है। इसका जो एरिया था 157.74 स्क्वायर किलोमीटर्स था 1911 में इसका एरिया था 157.74 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अब ये जो एरिया है ये रह गया है 86.71 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 2007। मतलब ये रोज़ बरोज़ कम ही होता जा रहा है। ये किन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। और मेनली क्या रीज़न है इसके,
मेन रीज़न एक और है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाए विलो ट्रीज़ की, जिन विलो ट्रीज़ को डिफरेंट फॉर एग्जांपल बैट इंडस्ट्री के लिए ये काम आती हैं, बैट बनाने के लिए जो क्रिकेट बैट होता है उसके काम आते हैं, या बाकी जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं एप्पल के लिए तो उसको बनाने के काम आते हैं ये जो विलो ट्रीज़ है। तो 1970 में यहाँ की जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट की थी कि विलो लेक के इर्द गिर्द प्लांटेशन की जाए विलो ट्रीज़ की। तो इस तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ उन विलो ट्रीज़ से, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं कि किसी जगह पे कोई प्लांटेशन की जाए किसी नदी नाले में या वेटलैंड में, तो वहाँ पे जो बाकी रेत वगैरह जमा हो जाती है या मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाटर है वो उसकी लेवल डाउन हो जाती है। तो इस तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये जो वुलर लेक है इसमें बहुत सारी फॉर एग्जांपल नट्स पाए जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइवलीहुड का काम करती है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। ये जो वुलर लेक है अराउंड 32,000 फैमिलीज़ के लिए ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है, और जिसमें से बहुत सारे लोग फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मोर देन 2,000 टू 2,300 जो फैमिलीज़ है डिपेंड करते हैं ऑन फिशिंग। इसी में जो फिशेस यहाँ से पकड़ लेते हैं तो फिर उनको बेच देते हैं। तो इस तरह से ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है बहुत सारी फैमिलीज़ को। इसमें चेस्टनट पाया जाता है जिसको लोग निकाल के बेच देते हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं होकरसर वेटलैंड की, जो एक लेक है श्रीनगर सिटी में पाई जाती है, श्रीनगर सिटी के नज़दीक में पाई जाती है। इसको होकेरा वेटलैंड भी बहुत सारी जगहों पर कहा गया है, और इसको करार दिया गया है रामसर साइट 8 नवंबर 2005 को। इसका जो एरिया था उस टाइम वो था 1375 हेक्टेयर्स। ये जो वेटलैंड है इसका जो एरिया है 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसमें क्या आ जाता है, लेक भी आ जाता है जिसमें वाटर है, और बाकी जो मार्शी एरिया इसके अराउंड है वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक सेंचुरी है। किन चीज़ों के लिए जो बर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स विंटर में आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में आ जाते हैं यहाँ बहुत सारी जगहों के, दुनिया के कोने कोने से। फॉर एग्जाम्पल साइबेरिया से आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया से आ जाते हैं, नॉर्दर्न यूरोप से आ जाते हैं, चाइना से आ जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों से बहुत सारे किस्म के स्पीशीज़ के बर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। उनके लिए ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है, और यहाँ पे बर्ड्स के नाम लिखे गए हैं, लॉर्ज एरगेट है, गेट चेस्टर्ड गिब है, या बाकी जो यहाँ पे बर्ड्स लिखे गए हैं। तो ये बहुत सारी जो स्पीशीज़ है ये यहाँ पे पाई जाती है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्वे के मुताबिक अराउंड 5 लाख बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं हर साल, और यहाँ पे स्टे करते हैं इसी होकरसर वेटलैंड में। तो यहाँ पे जो मार्शी वेजिटेशन भी यहाँ पे पाई जाती है, इसमें बहुत सारी मार्शी जो मार्श लैंड में ग्रो करते हैं प्लांट्स वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है टाइपा है, फ्रैगमाइटिस है, इयोकैरिस है, ट्रापा वगैरह है, ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस वेटलैंड को किन चीज़ों से खतरा है, क्योंकि ये जो सिटी के नज़दीक है ये वेटलैंड, तो इसको खतरा है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है सिटी के अंदर, तो उन चीज़ों से खतरा है। या बाकी जो गार्बेज डंप का भी खतरा है रहता है, यहाँ पे गार्बेज डंप करने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए इसको अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट लेक है, नहायत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, और इसमें जो है पानी के दरियाई झेलम का चला जाता है। झेलम के लिए ये एक फ्लड बेसिन का काम करती है। अगर झेलम में कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसी के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से ये फ्लड से भी बचा सकता है सिटी को। जिस तरह से वुलूर लेक में भी पानी जाता है झेलम का, तो उसका भी यही काम है कि वो बचा सकता है किससे, फ्लड से। कभी भी अगर फ्लड आ जाए तो एक्सेस जो वाटर है वो वहीं पे चला जाता है, इन्हीं वेटलैंड्स में चला जाता है, और बाकी जो रिहायशी इलाके हैं वो बच सकते हैं फ्लड से। तीसरा जो यहाँ पे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में वेटलैंड है वो है अंडर रामसर साइट। वो कौन सा है, वो है सुरिनसर मानसर, जो कि जम्मू में 2 लेक्स है यहाँ पे जम्मू में, तो इनको भी अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन दी गई है। इसका जो कब दी गई इसको भी प्रोटेक्शन दी गई, इन दोनों को एक साथ दी गई है। होकेरा और सुरिनसर मानसर को एक ही साथ प्रोटेक्शन दी गई अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट डिक्लेयर एक ही दिन किया गया, वो था 8 नवंबर 2005 को। ये जो सुरिनसर मानसर है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इन हिंदू रिलीजन ये एक सेक्रेड प्लेस मानी जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब बेसिन में, पंजाब प्लेन्स में पाई जाती है, और इसमें बहुत सारी और ये जो इनका जो वाटर आता है, सुरिनसर का वाटर आ जाता है। सुरिनसर का वाटर सोर्स जो है वो है इसका पानी रेन वाटर से आ जाता है। जब बारिश पड़ जाती है तो इसमें रेन वाटर जमा हो जाता है, तो वही पानी इसका सोर्स है। और जो मानसर लेक है तो उसका सोर्स जो है रन ऑफ वाटर है, जो खेतों से जाता है, जो नदी नालों से जाता है पानी, तो उसी में चला जाता है। तो इस तरह से इसका जो वाटर सोर्स है सुरिनसर का है रेन वाटर, और मानसर का है रन ऑफ वाटर फ्रॉम दी नियर बाई पैडी फील्ड्स या बाकी जो फील्ड्स है वहाँ पे। और इसमें कुछ ऐसे स्पीशीज़ पाई जाती हैं टर्टल्स की। यहाँ पे ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे लिखी है ये टर्टल स्पीशीज़ है, या ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये इनको अंडर IUCN रेड लिस्ट लिखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसी के रेड लिस्ट में, रेड डाटा बुक में इनको शामिल किया गया है, क्योंकि इनको खतरा था एक्सटिंक्ट होने का। तो इस तरह से पता चलता है कि अगर कोई स्पीशीज़ यहाँ पे रहती है उसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो इस वेटलैंड को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है उनको बचाया जा सके। इसलिए इसको प्रोटेक्शन दी गई। यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ज़रूर ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनको बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो माहौल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन दी गई। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जो जिनमें आता है फोलिका अट्रा, या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इसी लेक में पाए जाते हैं। तो इस लेक को बहुत ही मतलब पुराने ज़माने से, महाभारत पीरियड से ही इसको सेक्रेड माना जाता है।
और नहायत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये जो सुरिनसर मानसर लेक है। तो इसको किन चीज़ों का, और यहाँ पे फिशिंग भी की, बहुत सारी फिशेज़ की वैराइटीज़ भी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फिशिंग नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो सेक्रेड माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो फिशिंग वगैरह है वो एक्टिविटीज़ नहीं होती है, इनको ठीक नहीं माना जाता है इन हिंदू रिलीजन। और इस लेक को किन चीज़ों से खतरा है, ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू में, इसको बहुत सारी चीज़ों का खतरा है, एक्सटिंक्शन का खतरा है, डिग्रेडेशन का खतरा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर है वो चला जाता है, या इन लेक्स को पोल्यूट किया जाता है डिफरेंट चीज़ों से, चाहे वो बॉथिंग एक्टिविटीज़ हो गई या कोई और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई। इसको क्रिमेशन रिचुअल्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इसको बहुत सारी चीज़ों का खतरा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है इस लेक के इर्द गिर्द जिससे इसको खतरा रहता है। तो इसलिए इसको अंडर रामसर कन्वेंशन, एक रामसर साइट करार दिया गया और इसको प्रोटेक्शन मिल रही है। अब बात करते हैं वेटलैंड्स ऑफ लद्दाख के बारे में। लद्दाख में 2 वेटलैंड्स आ जाते हैं, और सबसे पहला इसमें आ जाता था जब ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ लद्दाख की यूनियन टेरिटरी थी, तो उस टाइम भी इसको करार दिया गया था वेटलैंड। तो ये था सुमोरीरी लेक, इसको उसी टाइम करार दिया गया था 2001 में। इसको क्या करार दिया गया था, रामसर साइट। ये जो फ्रेश वाटर लेक है, इसमें ये जो सुमोरीरी लेक है लद्दाख में पाई जाती है, 4595 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा एक लेक है। 4595 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा एक फ्रेश वाटर, या आप कह सकते हैं कि ब्रैक्स वाटर लेक है, यानी इसमें फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों पाए जाते हैं। और इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो खास हमको मतलब याद रखनी चाहिए, वो है कि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड चाइना फॉर मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड क्रेन, स्पीशीज ऑफ क्रेन्स, जो बर्ड्स है उनके लिए ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, जिसमें आता है ब्लैक नेकेड क्रेन, एंड ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बॉर हेडेड गीस। ये जो बर्ड्स थे उनके लिए, बर्ड्स है तो इनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड इसको माना जाता है। ग्रेट तिब्बतियन शीप और एरगैली या तिब्बतियन वाइल्ड ऑस, तो इनके लिए ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, इनके लिए एक हैबिटेट का काम करती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और इसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है कोरजोक, तो वहाँ पे बार्ली कल्टीवेशन की जाती है, और बताया जाता है कि ये दुनिया का हाईएस्ट, दुनिया की हाईएस्ट जगह है, मतलब हाई आल्टीट्यूड, एक वाहिद ऐसी हाई आल्टीट्यूड प्लेस है, सबसे ज़्यादा हाइट पे वहाँ का एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पे लैंड कल्टीवेट की जाती है। और क्या कल्टीवेट की जाती है यहाँ पे, बार्ली। और मैंने क्रॉप वाले वीडियो में बताया है कि मेजर क्रॉप सब्जेक्ट के मैंने बताया है कि यहाँ पे बार्ली की कौन सी वैरायटी कल्टीवेट की जाती है लद्दाख में। तो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख लीजिए, अगर आपको वो ये इन्फॉर्मेशन जान लेनी है। तो यहाँ पे जो कर्जाक मोनेस्ट्री है, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ये जो लेक है नहायत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है लद्दाख के लिए। और यहाँ की जो कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है उसने इन जो चाहे जो यहाँ पे बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने इसको डेडिकेट किया, उन्होंने लेक को डेडिकेट किया, और ये सेक्रेड गिफ्ट कहते हैं कि ये किसके लिए है, वर्ल्ड वाइड फंड के लिए है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो जिससे इसको खतरा रहता है कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ वगैरह है उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, या इस लेक को डिग्रेड होने का खतरा है। तो इसलिए इसको अंडर रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट में रखा गया है। तो एक और लेक है जो मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इसका नाम है सोकार लेक। सोकार लेक को इंडिया की 42nd रामसर साइट करार दिया गया है। कब करार दिया गया, बहुत ही रिसेंटली 17 नवंबर 2020 को सोकार लेक को रामसर साइट करार दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये इंडिया की 42nd, यानी अभी तक, यानी 3 फरवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 3 फरवरी तक ये इंडिया की मोस्ट रिसेंट रामसर साइट है और 42nd रामसर साइट है इंडिया में। तो अभी तक इंडिया में 42 रामसर साइट्स है, और 42nd कौन सी है, 42nd लद्दाख में ही है। लद्दाख वाली जो रामसर साइट है वो 42nd रामसर साइट है इन इंडिया। ये कहाँ पे पाई जाती है, नयोमा ब्लॉक ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे लद्दाख में पाई जाती है ये सोकार लेक। This high altitude wetland complex is found at more than 4,500 meters. 4,500 meters की ऊंचाई पे ये एक लेक है। सी लेवल एट द छंगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। द कम्प्लेक्स इंक्लूड्स 2 कनेक्टेड लेक्स। ये एक कम्प्लेक्स है, ये 2 लेक्स का बना हुआ एक कम्प्लेक्स है। द फ्रेश वाटर सिटाट्सपू लद्दाखी में बोलते हैं लेक को, सिटाट्सपू एंड द लार्जर हाइपरसैलाइन सुकार लेक। इसमें 2 किस्म की लेक्स पाई जाती हैं, ये जो सुकार वेटलैंड कम्प्लेक्स है। एक है सिटाट्सपू लेक और दूसरा है जो कि एक सिटाट्सपू लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, और सुकार लेक क्या है, एक हाइपर सैलाइन लेक है, यानी इसका जो पानी है वो साल्ट वाटर है। और सिटाट्सपू लेक जो है उसका जो पानी है फ्रेश वाटर लेक है। प्रेजेंट एंड नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ 2 सच लेक्स एग्जिस्टिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल है इंडिया में जहाँ पे फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक इतनी ऊंचाई पे एक साथ में एग्जिस्ट करती है, तो ये एक यूनिक चीज़ है। द नेम सुकार refers to the white salt efflorescence on the margins of the lake caused by the evaporation of the saline waters। तो यहाँ पे सुकार इसको इसलिए नाम पड़ गया है क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट वाटर है, जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो नीचे रह जाता है साल्ट, तो साल्ट जब जमा हो जाता है इसके बैंक्स पे, तो वहाँ पे इसको चमकीला बना देता है। जब उस पर रोशनी पड़ जाती है तो चमकीला बनता है, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है सुकार। द लेक
एंड इन पर्टिकुलर द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड अट्रैक्ट बायोडाइवर्सिटी इन ए बायोलॉजिकली स्पार्स रीजन। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है, स्टार्सबुक लेक, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है, तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है लद्दाख में, चूंकि ट्रीज़ वगैरह बहुत ही कम है पाए जाते हैं, लेकिन इस रीजन में ये चीज़ें पाई जाती हैं, वेजिटेशन पाई जाती है। तो इसलिए इसको नहायत ही इंपॉर्टेंट करार दिया गया और इसको अंडर रामसर कन्वेंशन, अंडर एक रामसर साइट करार दिया गया है। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इसमें बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड सैकर फाल्कन एंड एशियाटिक वाइल्ड डॉग dohi and the vulnerable snow leopard. The site also acts as an important stopover ground for the migratory birds along the Central Asian flyway and is one of the most and important breeding areas in India for the black-necked crane. तो ये black-necked crane के लिए एक important breeding ground है। इसके अलावा बहुत सारी migratory birds जो सेंट्रल एशिया से आ जाते हैं या बाकी साइबेरियन रीजन से आ जाते हैं, कश्मीर में एंटर हो जाते हैं, तो यहीं से आ जाते हैं, उनके लिए फॉर एग्जाम्पल एक डेस्टिनेशन का काम करती है। तो ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट लेक है जहाँ जिसके इर्द गिर्द या जहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है, यहाँ पे यूनिक स्पीशीज़ है। तो इनके लिए एक नहायत ही इंपॉर्टेंट ये एक लेक है। तो इस लेक को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िए और इसको याद रखिए, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट रामसर साइट है इंडिया में। और इस ये जो लेक है साइट है 42nd रामसर साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स है, इनको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे अरेंज किया गया है और यहाँ पे इनका डेट भी दिया गया है और इनका जो एरिया है वो दिया गया है। यहाँ पे वुलर लेक जो है लास्ट में आ जाता है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट दी रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज रामसर साइट्स ऑफ लद्दाख के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।